जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC 2019 के हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, जो कि कोरोना काल के कारण 2022 तक इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग देखेंगे 17/1/2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े टेलीग्राम पे, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध रहेगा। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है? तो ये कौन सा है? कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। इसे कब शामिल किया गया? तो 2018 में किया गया है। भारत का ये कौन सा रिजर्व बना? तो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व का योजना किस वर्ष भारत में सरकार को ये योजना का यानी कि बारे में जानकारी यानी कि कोई भी कमेटी बनाया था, तो ये बनाया था 1986 में। कब बनाया था? 1986 में। भारत में कुल अभी तक 18 बायो रिजर्व हैं। कितना? बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर की बात करें तो वो कौन था? तो वो नीलगिरी था। कौन था? नीलगिरी संरक्षित जैविक रिजर्व। ठीक है। कच्छ बायोस्फीयर भारत का सबसे बड़ा स्फीयर है। कच्छ जो है गुजरात में है। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। पूछ भी सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? तो कच्छ। अब पहला पूछेगा तो नीलगिरी। कमेटी कब बना? तो 1986 में। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि R sin बराबर 7/2 और R cos 7√3/2 हो तो R का वैल्यू क्या होगा? ये पूछा है। तो देखते हैं हम लोग आगे। R sin थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है? 7/2 दिया हुआ है। तो R cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7/√3/2 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दोनों को क्या करेंगे? वर्ग कर जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो देखते हैं, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R² प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा? R² प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? अब इधर क्या हो जाएगा? जो है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर प्लस 7 अंदर √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से क्या हो जाएगा कि इसमें से हम R को कॉमन ले सकते हैं। R यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी है। तो R² क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और इधर क्या निकल के आएगा? 3। 49 गुना 3 कितना हो जाएगा? 147/4। अब ये दोनों में से लघुत्तम लेंगे तो एक कितना हो जाएगा? 4 और ऊपर क्या बचा? 49 और प्लस 147 कितना हो जाएगा? 196। और इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। तो R² का वैल्यू कितना हो गया? 196/4। और सिर्फ हमको R का वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे? इसके ऊपर अंडर रूट। तो R बराबर क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? 14/2। इसको कटा देंगे तो R का वैल्यू क्या निकल रहा है? क्या आ जाएगा? 7। ये क्या पूछा है? R का मान पूछा है। तो R का मान कितना आ गया? R बराबर
7। ठीक है, तो कुछ नहीं था फार्मूला में, सवाल था फार्मूला बेसिस, उसको आना चाहिए। कर लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य होने का शर्त क्या है? सम और विषम का योग, सम और विषम का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए अंतर, या तो सम या विषम का जो अंतर है वो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए, ऐसा गुणज होना चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे इसमें है तो 3 2 5, 5 1 6, 6 5 कितना हो गया? 11। अब इसका वाला जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 अब 5 कितना हो गया? 9। यानी कि दोनों का अंतर 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कटेगा। बारी बारी से सबका क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे 2 है तो 2 3 कितना हो गया? 5, 5 5 कितना हो गया? 10। अभी वाला ओड वाला जोड़ लेते हैं तो 4 अच्छे 10, 10 माइनस 10 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये 11 से कटने योग्य संख्या है, क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है? सम और विषम संख्या का 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तभी उसमें 11 से पूर्णतः भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। इसका वैल्यू दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है कि इसका आयतन दिया हुआ है। तो बेलनाकार का वक्र का आयतन क्या होता है? πr²h। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्यूब आयतन है तो मीटर क्यूब में आएगा। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात क्या होगा? तो पूछ रहा है कि इस बेलनाकार का ऊंचाई और व्यास का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, पहले तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए देखते हैं कि क्या निकाल सकते हैं। तो 2πr/h बटे πr²h, ये दोनों का इसका वैल्यू कितना है? 264, और इसका वैल्यू कितना है? 924। यहाँ से अगर हम सब कटाएंगे तो हमको एक चीज़ तो मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलेगा। पाई से पाई कैंसिल, r से r² कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमको r का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इधर भी कटाते हैं, इधर कैसे कटेगा तो देखते हैं किससे कटने वाला है। ये 13 से कटा के देखते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26 नहीं कटेगा। 2 से कटा के देखते हैं तो 2 से हो गया 13, और ये हो गया 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? 46, और ये हो जाएगा 2। फिर कटा के देखते हैं 4 से, तो 4 से कितना बार में कटेगा? 4 तिया 12, और फिर 4 तिया 12। ठीक, अब यहाँ कितना से कटेगा? 4 से कटाएंगे तो 11 चौके 44, बचा 2 तो कितना हो गया? 22, नहीं कटेगा। इसको हम यहाँ से कटा सकते हैं, 11 से कटा सकते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग 11 से कटा सकते हैं। 132 है तो 11 से कटाएंगे तो एक बार में 11, फिर 11 दूना 22, ये क्या हो जाएगा? 11 चौके 44, और 11 दूना 22। फिर कटा सकते हैं तो 6 से 2 से 6 बार में 42, और ये 7 बार में क्या मान निकल के आया? 6/7, 6/7 निकल के आया। और अगर कुछ कटेगा तो हाँ, यहाँ तो कटेगा, 2 बचेगा ना, यहाँ 2 का बचेगा, यहाँ पे 7, तो इधर बचा क्या है? 2/r बराबर हो गया 2/7। फिर 2 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 7। r बराबर क्या निकल के आ गया? 7। अब यही वैल्यू अगले समीकरण में पुट कर देंगे, r का वैल्यू आ गया 7। तो अब आगे यानी कि आयतन हमको h चाहिए, तो आयतन निकालने के लिए
पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दिया हुआ है 924। तो पाई का मान बैठा देंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना निकल के आया है 7 × 7, एच तो हमको निकालना है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 924। तो यहाँ से जो कटेगा उसको क्या करेंगे कटा देंगे, 7 से 7 कैंसिल, अगर 22 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 22 बार, 22 से अगर कटाते हैं तो 22 चौके हो गया 88 और बचा कितना 4 और 4 44, यानी कि 2 बार में 42 बार में ख़त्म हो जाएगा, 42 बार में ख़त्म हो गया। और 7 से कितना बार में कटेगा तो 6 बार में। h बराबर क्या निकल के आ गया 6, h बराबर क्या निकल के आ गया 6। लेकिन सवाल में पूछा क्या है इसकी ऊंचाई और व्यास का अंतर, हम तो निकाले थे r, लेकिन व्यास डायमीटर बराबर होता है क्या 2r। तो इसमें ध्यान देना है, सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे पूछा गया है कि ऊंचाई, हाइट तो h हो गया, लेकिन व्यास तो व्यास हो जाएगा 2r। हाइट अभी निकाले थे 6 और 2r का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 2, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बटे क्या हो गया 3:7, 3:7। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला आना चाहिए था, फिर सवाल हो जाता। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की बात करें तो ये टोक्यो के जापान में है। अगर जापान के ये टोक्यो शहर पूछा जाए कौन सा द्वीप में है तो होन्शु द्वीप में है। किस द्वीप में है तो होन्शु द्वीप में है। अगर इसकी बात करें कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था 1972 में प्रस्तावित किया गया था। अगर इसको अनुमानित की बात किया जाए तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था 73 में। UNO के द्वारा प्रसारित किया जाता है कि कल्याण हो, विकास हो आदि की चीज़ के बारे में जानकारी रखने की बात संचालित किया जाता है। ठीक है, ये सब जानकारी यहाँ से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सबको पता होगा रोजर फेडरर। कौन है रोजर फेडरर ने एक कारनामा कर दिखाया है कि लगातार 5 USA खिताब जीता है। अगर बात किया जाए टेनिस खेल का नाम का तो सबसे पहले विंबलडन खेल का शुरुआत हुआ था कब 1877 में। उसके बाद आया US ओपन 1881। उसके बाद आया फ्रेंच ओपन 1891 और उसके बाद आया ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। एक साल में 4 तरह के गेम होते हैं। ठीक है, अगर वर्ष के प्रथम स्टार्टिंग किससे होता है तो इसका स्टार्टिंग होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। इसका क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है। इसके बाद होता है फ्रेंच, इसके बाद होता है US ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन कप, यानी कि फाइनल में ये विंबलडन कप का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो एक साल में ये चारों खेल प्रस्तावित होता है। तो पूछा जाता है कभी कभी क्रम, तो पहला होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, USA, फिर लास्ट में होगा विंबलडन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है NH-44। बहुत लोग को लगा होगा कि NH-7, तो NH-7 का ही नाम बदल कर क्या कर दिया गया है 44 कर दिया गया है। तो ये मार्ग कहाँ से कहाँ चलता है तो ये मान लेते हैं ये भारत है, तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक ये रोड जोड़ती है। ये रोड का टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर
लंबा है। कितना है? 3745 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगर वहीं पे सबसे छोटा राजमार्ग की बात करें तो उसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, जिसको क्या कहते हैं? तो NH47A कहते हैं, जिसका नाम क्या है? NH47, जो कि एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह तक जोड़ती है। ठीक है। अगर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की बात पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। तो इस तरह NH सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि √45 प्लस 125 का वैल्यू 17.88 है तो 180 प्लस √80 का मान कितना होगा? तो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो लेकिन कॉम्प्लिकेट होने देंगे नहीं, इसे बनाएंगे सबसे आसान तरीक़ों में से। अब देखते हैं कि अंडर रूट क्या दिया हुआ है? 45 दिया है। तो 45 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या टूटे क्या आएगा? 9 गुना 5, 9 गुना 5 आएगा। ठीक है। अब इसको और तोड़ेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 गुना 3 अंडर रूट क्या हो गया? 5। ठीक है। अब उसी तरह किसको तोड़ेंगे? 125 को। 125 को तोड़ेंगे तो ये क्या टूट के आ जाएगा? 25 गुना 5। क्या टूट के आएगा? 25 गुना 5। अब 25 में से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 25 को 5 गुना 5। ठीक है। तो 1 5 क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये क्या हो गया? 5√5। अब इसी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना, जोड़ के प्लस का करके वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो क्या है? √3 अंडर √5 प्लस 5√5 का वैल्यू दिया हुआ है 17.88। अब इसको जोड़, यही तो जोड़ा हुआ है। 3 अब 5 कितना हो गया? 8√5 का वैल्यू दिया हुआ है 17.88। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम √5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √5 का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? √5 का वैल्यू हो जाएगा, √5 का वैल्यू हो जाएगा 17.88/8। ठीक है। √5 का वैल्यू क्या आ गया? 17.88/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले ओर। अब इसको तोड़ लेते हैं 180 को। 180 प्लस 80 को। ठीक है। अब अगर 180 को तोड़ेंगे तो ये क्या टूट के आ जाएगा? 18 पंचे 90, 90 गुना 2 यानी कि 36√5 5। 36 गुना 5 कर सकते हैं। 5 हमको चाहिए क्योंकि 5 का वैल्यू हमें मदद देगा आगे। और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 गुना 5। ठीक है। अब 36 में से क्या बाहर निकलेगा? तो 6 4 के 36, 6√5। इधर से रूट बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√5। ठीक है। अब यहाँ पे भी √5 हमको मिल गया। हम यही चाह रहे थे कि √5 मिले। अब क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 10√5। 10√5 आ गया। हमें तो √5 का वैल्यू पहले से पता है, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना √5 का वैल्यू कितना आया था? 17.88/8। इसी को हम लोग क्या करेंगे? कटा देंगे। क्या करेंगे? कटा देंगे। जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा? ये 4 होगा, ये 5 होगा। फिर अगर इसको कटाएंगे तो 4 चौके 16 बचा 1, तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा कितना? 4 चौके 16 बचा 1, ये हो गया। फिर 18, फिर हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है। 4 दशमलव इतना, और फिर हो जाएगा 4 चौके 16 2 7 चौके 28। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 की 5, हासिल बचा 3। 3 4 5 6 20 और 3 23। ठीक है।
और दशमलव था तो दशमलव देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 6 20 और 2 कितना हो गया 22, यानी कि 22.35 आएगा। क्या आएगा 22.35। तो किस तरह इस तरह के सवाल करना है, एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, छोड़ना नहीं है, इसे करना ही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, आर.डी. बनर्जी। बहुत लोग यहाँ पे दयाराम साहनी मारेंगे, लेकिन ये जो है खुदाई आर.डी. बनर्जी पुरातत्व के कारण किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने ही किया था। कब, तो 1922 में। दयाराम साहनी यहाँ पे फंसाने के लिए दिया है। इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी 1921 में। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के समय की बात करें तो उस समय का महानिदेशक कौन था भारत का, तो उस समय का महानिदेशक कौन था, तो सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे उस समय महानिदेशक। किसके, तो भारतीय पुरातात्विक स्थायी खुदाई स्थल से संबंधित थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। इसे सिंधु सभ्यता में इसे मोहनजोदड़ो का सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से अब क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से कांस्य की मूर्ति, नृत्य करने वाली, नाचने वाली, ठीक है, हाथी का कपाल, अन्नागार और सामुदायिक भवन, यह नरसंहार का प्रमाण यहीं से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर का अगर निर्माण की बात करें तो 1869 में स्टार्ट किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 168 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 168 किलोमीटर लंबा। ये मिस्र का राष्ट्रीयकरण की बात पूछा जाए कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में मिस्र के द्वारा इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर पनामा नहर की बात करें तो ये मानव निर्मित नहर है और यह प्रशांत महासागर में है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, प्रशांत यानी कि पनामा नहर की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 82 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 82 किलोमीटर लंबा है। अगर सू नहर की बात करें तो ये किसको जोड़ती है, तो ये अमेरिका के दो बड़े झील सुपीरियर झील और हॉर्न झील को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन, पनामा नहर। सू नहर कैस्पियन सागर और हून झील जो है वो ये अमेरिका के दो झीलों को जोड़ती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एवं एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो ये 2022 के अनुसार का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई, क्योंकि कपिल सिब्बल कभी भी नहीं बने हैं, सलमान खुर्शीद नहीं बने, अरुण जेटली नहीं बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय वर्दीधारी यानी कि फौजी में सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सबसे बड़ा सम्मान क्या है, तो सबसे बड़ा सम्मान की बात करें तो परमवीर चक्र है, इसके बाद आता है महावीर चक्र, इसके बाद आता है वीर चक्र, इसके बाद आता है शौर्य चक्र। ये चारों वीरता के क्षेत्र पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। क्या होगा? परमवीर चक्र। अगर परमवीर चक्र की स्थापना की बात किया जाए कि कब से दिया जाता है, तो ये इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था, ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये दिया गया था मेजर सोमनाथ को, सोमनाथ शर्मा। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा जो है 1950 में प्रथम 3 वीरता पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत किया गया था। ठीक है। और 4 जनवरी 1950 को 4 जनवरी 1952 ईस्वी को 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार का यानी कि आह्वान किया, जिसको कहते हैं अशोक 1, अशोक चक्र 1 श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2, अशोक चक्र श्रेणी 3। ठीक है। लेकिन 1967 में जो है इसका नामकरण बदल के रख दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। क्या क्या नाम दिया गया? सबसे बड़ा अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। इस तरह नाम में से बदल दिया गया। अगर वीरता के आधार पर दो सब मिला के अगर देखा जाए तो पुरस्कारों की वीरता किस प्रकार है, तो पहला में आएगा परमवीर चक्र, दूसरा में आएगा अशोक चक्र, दूसरा में क्या आ जाएगा? अशोक चक्र, तीसरा में आ जाएगा महावीर चक्र, तीसरा में कौन आ जाएगा? महावीर चक्र, चौथा में आ जाएगा कीर्ति चक्र और पांचवा में आ जाएगा वीर चक्र और छठा की बात करें तो आ जाएगा शौर्य चक्र। क्या आ जाएगा? शौर्य चक्र। तो समझ गया, पहला में क्या आएगा? परमवीर चक्र, दूसरा में क्या आएगा? तो अशोक चक्र, तीसरा में क्या आएगा? तो महावीर चक्र, चौथा में क्या आ जाएगा? कीर्ति चक्र, पांचवा में की बात करें तो वीर चक्र, छठा का बात करें तो शौर्य चक्र। याद कीजिए, इसे पूछता है। ठीक है। ये सब किसको दिया जाता है? सिर्फ सैनिक को दिया जाता है, वो भी युद्ध के दौरान जो कि घायल हुए या मरे तो शहीद हुए, तो वैसे सूरवीरों सबको दिया जाता है। ये नेता या किसी हीरो को नहीं दिया जाता है, ये भारत के असली वीर के सच्चे हीरो को दिया जाता है कि देश के लिए अपने जान की बलि तक कुर्बान कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या पर चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया? सबको जोड़ दिया। जैसे आयत में कितना डंटा है? तो 4, पेंटागोनल में कितना है? 5, ट्रायंगल में कितना है? 6, हेक्सागोनल में कितना है? 6, फिर ट्रायंगल में कितना है? 3। यही सबको जोड़ दिया गया है। 4 5 9, 9 3 12, 12 6 18, 3 21। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही सब डंटा सबको क्या किया है? जोड़ दिया, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, क्या कराया कि देहली शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? सार्थक या निरार्थक, कुछ भी अर्थ निकले वैसा होना चाहिए। तो 5 ए है तो 1 2 3 4 5 है तो 5 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे कि सजा देंगे। इसको किस तरह सजाते हैं? 5:4:3:2:1। बस इसी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 4 5 6 20, 20 दिया 60, 60 गुना 120, 120 बार इसको हम लोग सजा सकते हैं। जैसे डी एक बार यहाँ हो गया, ठीक है, DELHI, फिर DELH, इस तरह कर करके कितना बार हम लोग लिख सकते हैं? तो 120 बार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किन शब्दों का व्यवस्थित किया गया है कि जिनमें अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं? कह रहा है कि जैसे हम लोग मोबाइल में सेव करते हैं तो पहले किसका नाम आता है? पहले ए से जिसका नाम सेव रहता है उसका, फिर बी, फिर सी। तो उसी तरह इसमें कि ढूंढना है कि कौन से सही क्रम में सजाया गया है। ठीक है। तो ये में बहुत ही बारीक से देखना पड़ता है। जैसे ए के बाद एन है, जैसे ए के बाद पी है,
बी के बाद आर है, ए के बाद एन है, तो ए के बाद एन है, तो बी वाला तो वो लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि सब में क्या है, ए है। फिर सेकेंड लेटर देखना है कि ए के बाद नज़दीकी कौन है, एन है यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन तो सब में है। फिर उसके बाद थर्ड लेटर देखना है कि टी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे टी, ठीक है। तो एक यानी कि क्या कह गया, ए एन टी इतना तो सब में कॉमन है। उसके बाद टी के बाद देखना है तो आई है, इसमें पी है, तो आई और पी, तो पी से पहले क्या आता, आई, तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्या हो जाएगा, ए एन टी आई, ये पहला लेटर होगा। अब यहाँ पे भी इसमें ए एन टी आई इसमें भी है, तो अब सेकेंड में क्या आएगा उसके बारे में चुनना है। तो फर्स्ट आ गया, अब उसके बाद चुनना है, पी तक तो पहुँच गए थे, तो पी के बाद उसके बाद क्या है, पी के बाद ए है, यहाँ पे क्यू है, तो ये भी समझ गए कि पी के बाद ए आने वाला लेटर आएगा। तो इसी तरह हम लोग चुन के सबसे लास्ट में क्या आएगा, बी आर आएगा, ये तो कंफर्म है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में क्या है कि ये सब में ए भी कट जाएगा क्योंकि टी के बाद आई आ रहा है और क्यू है, ये दोनों कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही एक राइट आंसर है। सही करने का बारीक से इसे देखना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती होने के ज़्यादातर संभावनाएं रहता है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ए गिवन गुड्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, नाभिक ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में है। अगर भाभा की बात करें तो भाभा कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई के ट्राम्बे में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, भाभा कहाँ है, मुंबई में। राजा मुन्ना की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर, एमपी महाराष्ट्र में। परिवर्तित ऊर्जा साइक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपका कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। परमाणु खनिज की बात करें तो ये आपका कहाँ है, तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है। ये कहाँ है, हैदराबाद में है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इसे इस तरह रिलेट करके अगर बनाते हैं तो गलती होने का कम चांस है। हमेशा इसे रिलेट करके बताया जाता। अगर बात किया जाए कि परमाणु ऊर्जा आयोग, ये जो चीज़ को क्या कहते हैं, AEC, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। तो ये इतना क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भाभा कहाँ है, तो भाभा महाराष्ट्र में है। राजा मुन्ना कहाँ है, तो MP के इंदौर में है। परिवर्तित साइक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। परमाणु खनिज अवशोषण कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। तो इतना क्वेश्चन इससे रिलेट करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा पूरा पढ़े और लास्ट में अगर नहीं है तो वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रुके, उसके बाद वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। नहीं तो नहीं वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लड़का वहाँ तक पढ़ता भी नहीं है और क्वेश्चन टिक करके आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन गलती होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो जिस क्वेश्चन में नहीं रहे थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडा। मांडा में कोई भी शिल्प कला या कलाओं का उत्पादन नहीं हुआ था, ठीक है। अगर शिल्प कला के विकसित कहाँ कहाँ हुआ था, तो वो जगह है नागेश्वर है, चुहंद्रो है, बालाकोट है। ये सब जगह है जहाँ से मूर्ति का निर्माण, मुद्रा का निर्माण, शिल्पकाली, ये सब क्या है कि प्रसिद्ध हुआ था। और अगर पूछा जाए उस समय के, तो वहाँ के लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट ऐसे जो कि महत्वपूर्ण शिल्प कलाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान था उस समय। अगर सिंधु घाटी के अवशेष की बात किया जाए कि इसकी खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछता भी है कि किस नदी के किनारे है,
तो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और उसमें भी रावी नदी के किस तट पर, तो बाएं तट पर। बीपीएससी तक यहाँ तक घुसाता है रावी नदी के किस तट पर, तो बाएं तट पर। अभी जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चले गए हैं। अगला क्वेश्चन, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि किसका केंद्र है, तो ये सबको पता होगा, लो इस्पात केंद्र है। क्या है, लो इस्पात केंद्र है। यहाँ पे क्या है, लो इस्पात केंद्र है। अगर बात देखा जाए भारत की आज़ादी के बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आया था, कब आया था, 1956 से लेकर 61 तक। तो इसमें इसी में जोड़ दिया गया था औद्योगिक धंधों में, ठीक है। जिसके कारण कि राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो तो जान रहे हैं झारखंड में है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और दुर्गापुर, और एक जगह था दुर्गापुर, जहाँ पे कि दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ की संयंत्र की स्थापना किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ये सब किसके मदद से, कोई कौन देश ने मदद किया था उस समय, भारत का स्थिति तो उतना अच्छा। अगला क्वेश्चन, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि केंद्र कहाँ है, केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सबको पता है, एक किसके लिए, लो इस्पात के लिए, ठीक है। अगर भारत की आज़ादी के बाद की बात करें तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक था, उसमें उद्योग धंधा में बहुत ध्यान दिया गया था, आधारभूत इकाई में, ठीक है। तो उसी समय राउरकेला, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। अगर राउरकेला की बात करें किसके सहयोग से बना था, तो ये जर्मनी के सहयोग से। भिलाई की बात करें तो ये रूस के सहयोग से। बोकारो की बात करें तो ये रूस से सहयोग से बना था। अगर एक दुर्गापुर में जो खुला था दुर्गापुर, तो इसमें किसने सहयोग किया था, तो ब्रिटेन ने सहयोग किया था। ये पूछता है कि किस देश के सहयोग से भारत में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे शब्द का वही संबंध दूसरे शब्द से। सुई, सिलना, कैंची, कैंची से क्या होता है, काटना। ये आसान सा था, तो काटना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या करा, आमिर और अली की आय का अनुपात इतना है। आमिर और अली का, ये हो गया आमिर, ये हो गया अली का आय का अनुपात, यानी कि इनकम का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5x = 3x दिया हुआ है, ठीक। अब कहता है कि वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर कितना करता है, 9y = 5y के अनुपात में करता है। यदि अमीर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये का बचत करता है, तो अमीर का बचत कितना हो जाएगा, तो इस रेशियो को क्या करेंगे, खर्च और ये बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 9y = कितना बचाता है, तो 2600 हो गया। ये हो गया अमीर। अब अली की बात करें तो अली कितना खर्च करता है, कमाता कितना है अली, तो कमाता है 3x और खर्च कितना करता है, तो 5y। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1800। यही तो है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बस इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो फिर आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें समीकरण 1 को बराबर करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करना होगा। तो क्या कर देंगे कि समीकरण 1 को 5 से गुना और समीकरण 2 को 9 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 5 से गुना और समीकरण 2 को 9 से गुना कर देंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x - 9y = 2600 गुना इसको कर देंगे 5 से
और उसके बाद 3x माइनस 5y इक्वल टू 1800, इसको गुना कर देंगे 900 से 9 से। अब यहाँ पे गुना हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 5 गुना 25x माइनस 9 पचे 45y इक्वल टू 2600 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, अब फिर 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27x माइनस 9 पचे 45y, और इधर क्या हो जाएगा 18 गुना 9, 18 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,200, 18 नाम 162। अब क्या करेंगे सब में, तो चिन्ह चेंज करना होगा, चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा ख़त्म, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x माइनस 2x। और जब इधर से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3200, कितना बचेगा 3200। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1600, x बराबर 1600 हो गया। तो पूछा क्या गया है सवाल में उनकी आय तो 16 गुना 5, 16 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, और क्या था इसका था 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 8,000 और 4800। तो इस तरह आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा, टेन ए बराबर 8/5 15 दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस कोस ए का मान, तो टेन थीटा को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। टेन ए का वैल्यू कितना दिया है 8/15, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस लगा के, तो पाइथागोरस कैसे निकालेंगे 15 के स्क्वायर 225, और इसमें से इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, जब जोड़ेंगे 289 होगा, 289 का मतलब कितना 17, कर्ण कितना हो गया 17। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 8 और कर्ण कितना आ गया 17। फिर कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 17, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 प्लस 15, 8 15 कितना हो गया 23/17, 23/17 ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी की क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।